हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब ह्यूमन वैल्यूज की पांचों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और फर्स्ट 2 यूनिट्स की मैं ऑलरेडी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे यूनिट 3, 4 और 5 इन तीनों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में 100% आएंगे, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये चाहे वो आरटीयू की एग्जाम हो चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस पे आने से पहले आपको सबसे पहले यूनिट 3, 4 और 5 ये तीनों यूनिट अच्छे से कर लेनी है। जो मैंने लेक्चर आपको शेयर किए हैं वो आप अच्छे से मेरे चैनल पे जाके देख लेना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप सीधे इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको कई चीजें समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है और वो आपने यदि देख लिए तो आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चंस मैं आप डिस्कस करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये यूनिट 4 के हैं, ये यूनिट 5 के हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी है। लेकिन यदि आपको मैंने जो एक टेक्निक आपको बताई थी कि उसमें कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, एक तो कीवर्ड और दूसरा अच्छे एग्जाम्पल्स। यदि ये दो चीजें आप अच्छे से करेंगे एग्जाम में तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, यदि आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ह्यूमन वैल्यूज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगते हैं कि ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, बट सिमिलर नहीं है। उसमें थोड़ा सा कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप मेरे वो सारे प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना, और उसके बाद फिर आप ये वाला जब लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये यूनिट 3, 4 और 5 इन तीनों यूनिट के मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले है व्हाट इज फंडामेंटल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। ये सब आंसर्स आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। जैसे फंडामेंटल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, क्या वैल्यूज होनी चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप की। तो यदि आपने रटा, पहली बात तो रटना तो है ही नहीं, आप सोचकर देखो कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या फंडामेंटल वैल्यूज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है रेस्पेक्ट होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, सपोर्ट, गाइडेंस, अफेक्शन। तो जितनी भी वैल्यूज हैं यदि एक रिलेशन में है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे हम अपनी बात करें, यदि हम में भी हार्मनी नहीं होगी तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम अपने आप का रेस्पेक्ट करें कि हमें, हम कई बार होता है कुछ लोग इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं मुझे कुछ नहीं आता और ये वो, तो अपने आप को एक नेगेटिव ऑरा में रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट में रखना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरे को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो इसमें जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं उसमें रिस्पेक्ट आता है, केयर आती है, ट्रस्ट आता है, अफेक्शन, ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक अच्छे रिलेशनशिप में आती हैं। और तो तभी तो एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। यदि आप किसी पे भरोसा ही नहीं करेंगे, केयर नहीं करते, उसको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो रिलेशन जो वो बॉन्ड है, एक पॉजिटिव एक अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए दो लोगों के बीच में, वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर बात हम करते हैं व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ जस्टिस। मेन पार्ट क्या है जस्टिस के। अब देखो इसमें भी कुछ जो है वैल्यूज ही आएंगी। एक तो ट्रस्ट है, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। यदि हम जैसे कोई भी बात हम करते हैं, यदि हम जस्टिस की फैमिली में देखते हैं, कोई भी बात हो रही है और हमें यदि उसका न्याय करना है, ठीक है, हमें ही उसका कंक्लूजन निकालना है, रिजल्ट देना है कि हाँ भाई कोई कौन सही था कौन गलत था। तो यदि हमें उस सिचुएशन के बारे में नहीं पता होगा, सही पहचान नहीं होगी, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसमें भी कहीं ना कहीं वैल्यूज आ रही है और ऑनेस्टी भी जरूरी है। यदि आपने गलत डिसीजन ले लिया, क्यों गलत डिसीजन ले लिया, किसी के प्रेशर में आके हम डिसीजन ले रहे हैं, तो वो वैल्यूज नहीं हुई, वो हार्मनी नहीं हुई। ठीक है,
तो इस तरीके से आप थोड़ा सोचकर, थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड रखते हुए यदि आंसर करेंगे तो इसके एग्जाम्पल भी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि इसमें एग्जाम्पल क्या लिखना होगा। वॉट इज द फीलिंग ऑफ सेल्फलेसनेस, यानी कि हम जो है क्या करते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और दूसरे को कैसे खुशी हम दे सकते हैं तो वो चीजें हमें सोचनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें एक तरीके से हम जैसे किसी की भी पुअर पीपल की हम मदद करते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, उससे हम कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, हम बस उसकी हेल्प कर दें, या फिर हम कुछ किसी भी तरीके की हम यदि उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है तो मैं उसकी हेल्प क्यों करूं। तो सेल्फिश नहीं बनना, दूसरों की हेल्प यदि कोई कर रहा है और वो सेल्फिश बन के कर रहा है तो वो फिर क्या हुई, सेल्फलेसनेस नहीं हुई। वो फीलिंग जो है वो सेल्फलेसनेस में नहीं आएगी, वो सेल्फिश में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें उसके बाद तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन यदि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका 2 लाइन में आंसर दे दिया और उसके बाद उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज इनर्टनेस, गिव एग्जांपल। अब इसमें है इनर्ट इक्वालिटी की बात, इनर्ट क्वालिटीज की बात आ रही है कि 2 तरीके, जैसे मान लो 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, एक है जिसमें कि सारी बैड क्वालिटीज हैं, दूसरों का बुरा करना, नेगेटिव सोचना, और एक ऐसा इंसान है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। और ये क्वालिटी क्या होती है, इनबिल्ट ही होती है, बचपन से ही होती है। बचपन से क्यों होती है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट वैसा मिला है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला हमेशा, तो ये अपने आप ही उसमें ऐसी चीजें बिल्ट होती गई। तो इनबिल्ट क्वालिटीज जो होती है उसको बोलते हैं इनर्टनेस, यानी कि हमें बताना ना पड़े, एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं है जिससे वो सीख रहा है, अपने आप ही उसको सिचुएशन ने ऐसे बना दिया और बचपन से वो ये देखता आ रहा है। तो ये इनबॉर्न, कई बार हम कहते हैं ना ये तो, इसमें तो ये क्वालिटी इनबॉर्न ही है, जब से ये पैदा हुआ है ना तब से हम देख रहे हैं इसमें तो यही क्वालिटीज है। तो उसका फिर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं सब चीजों को शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। डिफाइन इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरकनेक्टनेस ऑफ ऑर्डर्स। मैंने आपको 4 ऑर्डर्स बताए थे, कौन कौन से, एक तो मटेरियल ऑर्डर था, प्राणिक ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर थे। अब इस पे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज मटेरियल ऑर्डर, तो आप बता सकते हैं मटेरियल में क्या आ जाएगा, जितने भी जो मटेरियल है, जो नेचर में मटेरियल है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, जितनी भी चीजें मटेरियल से रिलेटेड है वो मटेरियल ऑर्डर में आ जाएगी। फिर यदि हम बात करें कि प्राणिक ऑर्डर क्या होता है, तो मैंने आपको बिल्कुल चार्ट की फॉर्म में बताया है, वो यदि आपने नहीं देखे, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि लेक्चर आप सबसे पहले सारे लेक्चर्स आप देखना, उसके बाद यदि आप ये क्वेश्चन मैं जो बता रही हूँ ना वो ऑटोमेटिक आपके पास आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। सीधे आप क्वेश्चन पे आओगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाले। सभी लोग सारे लेक्चर देखना, क्योंकि उसमें इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें भी इनके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन सीधे आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको समझने की बहुत जरूरत है। समझने से आपका क्या होगा कि आप अपने आप ही बहुत सारे इसके आंसर्स और एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो मैंने चारों ऑर्डर्स बताए उसमें मैंने किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन बताया कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो सब चीजें मैंने बताई है। तो वो इसमें अब छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उस लॉन्ग क्वेश्चन से आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर व्हाट इज अनुसंहिता ऑफ ह्यूमन ऑर्डर। अब ये जो है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन और ये 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक ही चीज पूछी है कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये एक दूसरे में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा, एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा तो एनिमल्स मर जाएंगे। ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो प्लांट्स ही जब नहीं रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग भी, मतलब ये इस तरीके से एक साइकिल है। और मटेरियल ऑर्डर, सॉइल है, वाटर है, एयर है, तो वो यदि प्लांट्स को नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे। तो कोई भी एक ऑर्डर यदि डिस्टर्ब होता है तो क्या होगा, डिसहार्मनी आ जाएगी नेचर में।
तो इन चारों के अंदर हमेशा बैलेंस होना चाहिए। एक साइकिल जो चल रही है वो चलती रहनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा वाटर साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है। ये साइकिल जो है इसमें क्या है, एक जहां से स्टार्ट हुई घूम के वापस से वहीं आ गई, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। जैसे कि वाटर जो है इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर पानी, फिर बारिश होती है, फिर वापस से क्या होता है वो ओशन और रिवर में जाते हैं, फिर वापस से इवेपोरेशन, तो ये एक साइकिल हो गई। तो इस तरीके के ये जो ऑर्डर्स है इनमें भी इस ऐसा कनेक्शन होता है। ठीक है। व्हाट आर द वैल्यू एसोसिएटेड विद मटीरियल। तो अब इसमें भी वही चीज है कि मटीरियल से रिलेटेड है कि क्या क्या जो है वैल्यूज के बारे में हमें इसको बताना पड़ेगा। कि यदि हम कह रहे हैं कि मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल खूब पैसा होना चाहिए, वैल्यूज उनमें है नहीं, केवल उनको पैसा चाहिए, कैसे भी आ जाए पैसा। ठीक है। अब वो गलत तरीके से आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, लेकिन उनके पास पैसा आ जाना चाहिए। यदि गलत तरीके से आएगा तो बाद में उनको क्या होगा, जेल भी हो सकती है। क्योंकि ये एक क्या है, आप जो हम सही तरीके से यदि पैसा कमा रहे हैं तो हम वैल्यूज को रखते हुए कि हाँ ये गलत है, ये सही है, तब तो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। लेकिन यदि आप गलत चीज को फॉलो करते हुए आपने पैसा एक बार बहुत कमा लिया, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ऐसे हो सकता है कि यदि किसी को पता लगे कि ये पर्सन गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो उसको जेल हो सकती है। तो ऐसा काम हमें कोई भी नहीं, ये बहुत एक एग्जांपल मैं आप दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो कि कई लोग होते हैं केवल मटेरियल पे कि हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो इतने एक साथ 5-5 6-6 घर खरीद लेते हैं, तो उसमें से कुछ चीजें इलीगल भी होती है। उनको ये नहीं पता होता कि ये जो काम कर रहे हैं ये बाद में उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इनकी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। तो उसमें ये कैटेगरी आएगी कि ये जो है व्हाट आर वैल्यू एसोसिएटेड विद मटेरियल। तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। यदि नेगेटिव तरीके से हम उस चीज को लेंगे तो उसका क्या होगा, डिसएडवांटेज भी होगी, डिसएडवांटेज भी होगी, आगे चलकर उनको नुकसान हो सकता है। और पॉजिटिव तरीके से चल रहे हैं तो हमारे एक अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, अच्छे रिलेशन बनेंगे तो आगे भी हमें इसका फायदा होगा। तो दोनों चीजें हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आ जाएंगी। व्हाट इज जस्टिस। मैं आपको ये थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से बता रही हूँ, लेकिन उसको फिर आप बहुत है ना एक लिमिटेड 4-5 लाइन में लिख सकते हैं। व्हाट इज जस्टिस, न्याय मैं आपको बता चुकी हूँ न्याय क्या है। उसमें वैल्यूज को फॉलो करते हुए हमें हर चीज को जो है डिसीजन यदि हम ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो हम फैमिली में ले रहे हो या सोसाइटी में ले रहे हो या नेचर से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी ऐसा हम डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें उसमें वैल्यूज का ध्यान रखते हुए कोई भी एथिक्स को हम मतलब इलीगल तरीके से हम ना करें। कोई भी डिसीजन ले तो एथिकल होना चाहिए वो डिसीजन। ठीक है। बाइस होके यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर के फेवर में होके हम डिसीजन ना ले कि ये इस पर्सन को तो मैं जानता हूँ इसलिए मेरे को इसी के फेवर में डिसीजन लेना होगा। कोई भी आपको प्रेशराइज कर रहा है तो प्रेशर में आके हमें गलत डिसीजन नहीं लेने चाहिए। डिफाइन ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। एजुकेशन कैसी, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब यह है कि एजुकेशन वो एजुकेशन जिसमें वैल्यूज हो। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज हो। एजुकेशन यदि ऐसी एजुकेशन है जिसमें वैल्यूज सिखाई जा रही है तो वो एजुकेशन कैसी है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एजुकेशन कैसी है, रट्टाफिकेशन है, रट लो और एग्जाम दे आओ, अच्छे मार्क्स ले आओ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो उसमें वैल्यूज होंगी, वो एक अच्छा, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसमें मैनर्स है। यदि एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो क्या आप ये जज कर सकते हो या ये कह सकते हो कि नहीं इसमें मैनर्स भी है। मैनर्स तभी होंगे यदि या तो उसके एनवायरनमेंट, यदि फैमिली में या सोसाइटी में जहाँ पर भी वो रह रहा है उस वहाँ पे वैल्यूज सिखाई जा रही है या शुरू से ही वो वैल्यूज को देखता हुआ आ रहा है कि हाँ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखता हुआ, तब तो वो ठीक है, तब तो वो उसकी एजुकेशन जो हो जाएगी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हो जाएगी। लेकिन यदि केवल रट्टाफिकेशन हो रहा है, अच्छे मार्क्स तो आ रहे हैं लेकिन उसको बोलने के तरीके नहीं है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा, केयर नहीं है, ये कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन नहीं होगी। तो एजुकेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें टेक्निकल नॉलेज भी मिले, यानी कि उसकी स्किल भी डेवलप हो, प्लस वैल्यूज के बारे में भी उसको ज्ञान हो।
व्हाट इज रिसाइक्लेबिलिटी? रिसाइक्लेबिलिटी मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी चीज है, यदि हम बात करते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब जितने भी मैंने आपको ऑर्डर्स बताए, नेचर की हम बात कर रहे हैं तो नेचर में जो चारों ऑर्डर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये चीज़ चलती रहती है, घूम के वापस से वहीं आ जाती है। तो मतलब कोई भी एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, एक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी कि डिसहार्मनी आ जाएगी। एक्सप्लेन मटीरियल बॉडी, मटीरियल बॉडी का मतलब यहाँ से मटीरियल ऑर्डर से है। एक्सप्लेन ट्रस्ट, अब ये सिंपल एक्सप्लेन ट्रस्ट बोला है, तो एक्सप्लेन रिस्पेक्ट भी हो सकता है, पीस भी हो सकता है, प्रोस्पेरिटी भी हो सकता है। तो जैसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन ट्रस्ट, एक्सप्लेन रिस्पेक्ट, एक्सप्लेन प्रोस्पेरिटी, एक्सप्लेन हार्मनी। तो इस तरीके से के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें डेफिनेशन देनी होगी और वो प्रॉपर डेफिनेशन मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगी। और वैसे आपको पता है यदि ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल यदि आपको केवल मीनिंग पता है, मीनिंग मतलब कीवर्ड, उसका कीवर्ड पता है, वो कहना पूछ क्या रहा है, तो आप उसका आंसर इजीली कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, इसमें किस टाइप के आपको, यदि आप भूल भी जाएंगे ना एग्जाम में कि ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या पूछ रहा है मेरे से, तो आपको अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब उसमें अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अब इसी के लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसी को एक्सप्लेन इन डिटेल विद एग्जाम्पल विद डायग्राम, इस तरीके की चीजें उसको आगे लिख के उसको थोड़ा सा लेंथी बना देते हैं। अब जब आप एक चीज ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो 2 या 3 नंबर के आएंगे, तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 5-6 लाइन 10 लाइन लिख दो, यदि क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछा है तो, या कुछ पूछा है कि विद एग्जाम्पल, तो डेफिनेशन दे दी और एग्जाम्पल दे दिया, या डेफिनेशन दे दी उसका एक फ्लो चार्ट बना दिया या डायग्राम जो भी है। 3 नंबर को देख के करना, कि ऐसा नहीं हो आपने बहुत सारे पेजेस भर दिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज दिस और गिव एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें आपको डेफिनेशन देनी है और एग्जाम्पल लिखना है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब क्या होता है, तब भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पेज भर के आ जाते हैं और उसमें भी आधी चीज ऐसी होती है जो काम की नहीं होती, तो ऐसा नहीं करना। यदि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की, मैं अब शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, यदि वो आता है 6 नंबर का, 7 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं आरटीओ की भी बात कर रही हूँ, इंटरनल्स की भी बात कर रही हूँ, यदि 5 नंबर 6 नंबर का आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको डिटेल में देना पड़ेगा और डिटेल में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें क्या पूछा है, उसमें अपने आप ही क्वेश्चन ही डिटेल में होगा ना, एक्सप्लेन दिस इन डिटेल विद एग्जाम्पल विद डायग्राम, तो आपको पूरा उसका एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन को बढ़ाने का तरीका ये है कि यदि क्वेश्चन आपको लग रहा है ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, मैं इसको और क्या लिखूं, इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल आप 2-3 एग्जाम्पल उसके दे सकते हो और इस तरीके से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसके अलावा उसमें कुछ सिचुएशन भी पूछी होगी कि सिचुएशन आप दे सकते हैं, ऐसी सिचुएशन होगी तो इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो आंसर आपका लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो उसको कम से कम शब्दों में लिखने की जगह ये सोचो कि हम उसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये गलतियां आप लोग मत करना। और जब आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो वहां पर भी मैं कुछ चीजें, कुछ टिप्स बता रही हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रही हूँ जो आप वहां पे आप देखेंगे, उस लेक्चर को जब देखेंगे, जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने सभी में ये बताया कि एक तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक जो कीवर्ड है वो आपको अपने आप, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका कीवर्ड भी आपको पता लग जाएगा, इसमें मुझे ये एक्सप्लेन करना है और ये इसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, और जो अभी आप मेरे नोट्स देखेंगे उसमें लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन अब आप कहेंगे इसको याद कैसे करें, याद नहीं करना, उस क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को पूरा पढ़ लिया हमने, उसके बाद 2 या 3 ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे तुम्हें सारी चीज समझ में आने वाली है कि ये 3 वर्ड्स यदि ये मैंने अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए कि यदि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट वाइज एक्सप्लेन, पॉइंट वाइज याद कर सकते हो आप,
बहुत लेंदी कोई आंसर है तो उसके कुछ पॉइंट्स बना लो कि ये पॉइंट्स है, ये मुझे एक्सप्लेन करना है। तो रटना आपको कुछ भी नहीं है, आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, कीवर्ड पता होना चाहिए और एग्जाम्पल। यदि आपको कीवर्ड पता है तो उसका डेफिनेशन आप अपने आप बना लेंगे। और एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल तो इतने, क्योंकि आपको ह्यूमन वैल्यूज के एग्जाम्पल देने हैं जो कि हमारी सराउंडिंग्स में है। ठीक है, पांचों यूनिट जो है, 2 यूनिट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुकी हूँ। मैं आज ये यूनिट 3rd, 4th और 5th इन 3 यूनिट के मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ध्यान से आपने ये समझ लिया है। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे आ रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। अब आप देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 5 ही क्वेश्चन लिखे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपके आंसर जो होंगे, जो कीवर्ड होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन हाउ द ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। अब इसमें देखो, ट्रस्ट की जगह रेस्पेक्ट भी आ सकता है, केयर भी आ सकता है, गाइडेंस भी आ सकती है। तो वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन वही रहेगा। तो या फिर ये जो है ट्रस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो तो याद तो हम कुछ और करके आए थे और यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ और ही आ गया। आप यदि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग मतलब हैं, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है वो वही रहेगा, यानी कि कीवर्ड है वो वही रहेगी। कैसे, वैल्यू एजुकेशन में हमने क्या पढ़े थे, जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज हमको पता है, रेस्पेक्ट, केयर, गाइडेंस, ये क्या चीज है। तो वहां उसी में से एक वैल्यू ले ली और हमें ये बताना है कि हाउ दिस वैल्यू इज द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। एक अच्छे रिलेशनशिप की ये फाउंडेशन, ये जो ट्रस्ट है, ये फाउंडेशन वैल्यू कैसे हो सकती है। फाउंडेशन वैल्यू कैसे हो सकती है, एक अच्छे रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ट्रस्ट है। अब यदि इसकी जगह रिस्पेक्ट आ जाएगा तो हम रिस्पेक्ट को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे का यदि सम्मान नहीं करेंगे तो वो रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता। और उसके अलावा उसमें और भी दूसरी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद उसके एग्जाम्पल दे दो, 2-3 अलग अलग सिचुएशन दे दो और उसके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। तो मतलब 4-5 पेज आराम से भर जाएंगे यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ये हम नहीं सोचना कि अरे मुझे तो 2 पेज में खत्म करना है। आपको आता ज्यादा है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, आपको आंसर आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन आप लिख नहीं रहे हो, तो ये कंजूसी इसमें करनी है। क्योंकि यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्मनी इन नेचर। अब देखो ये क्वेश्चन तो कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत डिटेल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, हार्मनी इन नेचर। नेचर में हार्मनी कैसी है, तो नेचर में मैंने आपको चारों ऑर्डर्स बताए थे, वो चारों ऑर्डर इसमें आपको एक्सप्लेन करने होंगे कि नेचर में कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं। मटेरियल ऑर्डर होता है, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, ये चारों ऑर्डर होते हैं। फिर वो मैंने एक डायग्राम बताया था आपको, तो वो आप डायग्राम देखना, आप वापस से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने डायग्राम बताया है। वो डायग्राम आप एग्जाम में डेफिनेटली बनाना, तो बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि उसमें मैंने इंटर कनेक्शन बताया कि किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, और यदि एक कोई भी यदि ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो बाकी सारी चीज भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हार्मनी तभी रह सकती है, हार्मनी इन नेचर, नेचर में एक अच्छा तालमेल तभी रह सकता है जब ये चारों ऑर्डर्स जो है वो एक दूसरे से एक मतलब चारों ऑर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्लस ये बैलेंस्ड रहे। कोई भी एक चीज डिसबैलेंस हो गई तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज डिसबैलेंस हो जाएगी। तो वो उस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर एग्जांपल दे देना आप अलग अलग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन 4 ऑर्डर्स। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो सिमिलर होगा। इसमें चारों ऑर्डर के बीच में रिलेशन बताना है, और इसमें ये बोला है हार्मनी इन नेचर। नेचर में हार्मनी कैसे हो सकती है, तो नेचर में हार्मनी तभी होगी जब चारों जो ऑर्डर्स हैं उनमें हार्मनी होगी, उनमें एक अच्छा रिलेशन होगा, अच्छा तालमेल होगा,
तब जाके हार्मनी रह सकती है। और वही एक उसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया ना, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन 4 ऑर्डर्स, चारों ऑर्डर्स में क्या रिलेशन है, तो उसमें भी आंसर आपको वही करना है जो अभी मैंने आपको बताया, और बहुत सारे एग्जांपल दे देना। डिपेंड करता है, यदि ये शॉर्ट क्वेश्चन में होता तो इसके चारों ऑर्डर्स ही तुम चारों ऑर्डर्स बता देते और एक डायग्राम बता देते, लेकिन यदि इसमें पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन में और 10 नंबर का है, तो इसको पहले तो चारों ऑर्डर्स बताओगे, वो डायग्राम बनाओगे और फिर एग्जांपल्स बताओगे, ठीक है। और अलग अलग सिचुएशन में बता सकते हो कि हार्मनी कब हो सकती है और डिसहार्मनी कब हो सकती है। देन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कंपिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है। यूनिट 5 में मैंने आपको बताया था कि केवल वैल्यूज होना भी जरूरी नहीं है, स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों चीजें होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं, वो प्रोफेशनल एथिक्स होते क्या है? प्रोफेशनल एथिक का मतलब है कि हमें स्किल तो है लेकिन वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो यदि कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें यदि टीम वर्क करना है, टीम वर्क हमें, हमारी 4-5 लोगों की टीम है, तो हम काम कैसे करेंगे? स्किल तो है आप में लेकिन किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है, तो क्या होगा? एक दूरी बन जाएगी, एक रिलेशन खराब होगा, लोग कोई भी काम करना पसंद नहीं करेंगे आपके साथ। तो इसलिए एथिक्स होना भी जरूरी है अपने प्रोफेशनल जगह पे, और इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। और इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कैसे हम यदि एथिक्स नहीं होंगे तब क्या हो सकता है, एथिक्स है तब क्या हो सकता है, एक अच्छे रिलेशन बनेंगे, हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आपको देनी पड़ेगी, अलग अलग सिचुएशन में आप दे सकते हो। तो क्वेश्चन जो है वो लेंथी अपने आप आंसर जो है वो अपने आप लॉन्ग बन जाएगा। देन हाउ कैन द डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बी एंश्योर्ड, ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि डेफिनेट यानी कि ये नहीं होना चाहिए कोई भी सिचुएशन आई, हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि ये हमारे फायदे की, इसमें हम ऐसा करेंगे तो हमें फायदा होगा, और यदि हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें तो उसमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा। यानी कि आपके जो एथिक्स है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटनेस की बात करें, डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बी एंश्योर, कैसे एंश्योर हम करें और होते क्या है। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा होता क्या है, कि वैल्यूज क्या होती है, और वैल्यूज, डेफिनेट वैल्यूज का मतलब क्या है? डेफिनेट वैल्यूज का मतलब ये है कि वो फिक्स हैं, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहे हो। कि यदि आपकी सिचुएशन, आप किसी की हेल्प कर सकते हो लेकिन उसमें आपका फायदा नहीं है तो आप नहीं कर रहे हो, तो यानी कि वो एथिकल वैल्यूज हुई कहाँ? क्योंकि आप तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेट है ही नहीं। सिचुएशन यदि हमारे फेवर में होगी तभी हम उसकी हेल्प करेंगे, तो वो आपकी जो वैल्यूज हैं वो एथिकल वैल्यूज नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाती है। कि आपका फायदा हो रहा होता है तब आप किसी की हेल्प करते हैं, और यदि आपका फायदा नहीं है तो आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो। यानी कि किसी अनकंडीशनल जो वैल्यूज हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, और फिर भी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द डेफिनेट एथिकल वैल्यूज। क्लियर? तो वो कैसे इंश्योर करें? वो हमें इंश्योर यही ऐसे ही करना है कि हमें कभी भी यदि किसी की हम हेल्प कर रहे हैं तो हम ये ना देखें कि हमारा इसमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। यदि हमारा फ़ायदा नहीं भी हो रहा, हम नेगेटिव पॉजिटिव थॉट के साथ हेल्प करें कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये वैल्यू एजुकेशन हमें यही सिखाती है, हमें ये ऐसा करना चाहिए और दूसरे को भी यही बताना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो अब क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन जरूर लिखे हैं, लेकिन इसी से कम 20-25 क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल जो लैंग्वेज होगी वो चेंज हो जाएगी, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे नोट्स देख लेना, प्लस मेरे लेक्चर जरूर पढ़ना। ऐसा नहीं कि नोट्स तो ले लिए और उससे हम पढ़ लेंगे, तो वो समझ में आपको नहीं आने वाले जब तक आप मेरे लेक्चर्स नहीं सुनेंगे। लेक्चर्स आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर आप देख लेंगे ना, उसके बाद जब आप नोट्स पे जाएंगे तो आपको कीवर्ड भी समझ में आएगा, एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे, और वो करने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन की आंसर आप खुद अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को भी शेयर करना। थैंक यू।